नमस्कार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत और मेरे साथ हैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी। थैंक यू लावनी। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हम दोनों आपके बीच हैं और आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि दिल्ली के लिए ये दिन विशेष है। दिन विशेष इसलिए है क्योंकि एमसीडी में पहली बार आम आदमी पार्टी ने 15 सालों की जो रवायत, जो परंपरा चली आ रही है, उसे तोड़ते हुए एंट्री कर ली है। एमसीडी का बॉस अब आम आदमी पार्टी का होगा या फिर बीजेपी का होगा, लेकिन इतना जरूर है कि एमसीडी में एंट्री आम आदमी पार्टी की हो चुकी है। 10 साल पहले जिस पार्टी की एंट्री पॉलिटिक्स में हुई है, उसने 15 साल से एमसीडी पर कब्जा किया, बीजेपी को बाहर किया है। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। और इस जीत के पीछे क्या क्या फैक्टर रहा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो इस चुनाव को रोचक बनाया, और आखिरी वक्त तक, जब तक एक एक व्यक्ति का, एक एक पार्षद के रिजल्ट बाहर नहीं आ गए, तब तक ये फैसला करना मुश्किल था कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, क्योंकि बहुत ही कांटे का मुकाबला था। और जिस तरीके से केजरीवाल ने कह दिया था पहले लिख करके कि 20 सीट का आंकड़ा जो है वो पार नहीं कर पाएगी बीजेपी, हालांकि बीजेपी ने उस आंकड़े को पार किया, 100 के आंकड़े को पार कर लिया, लेकिन कांग्रेस जो है दहाई अंक तक भी नहीं पहुंच पाई, 9 पे सिमट गई और बीजेपी कांग्रेस 134 सीटों के साथ जो है सत्ता पर काबिज हो गई है। एमसीडी के क्या होगा, हालांकि एमसीडी देखने में तो छोटा लगता है लेकिन जिम्मेदारी बहुत है, और जिम्मेदारी से ज्यादा क्या है कि कलंक लगने का भी बहुत डर है। और यही कलंक जो है वो बीजेपी को ले डूबी है 15 साल के बाद, अच्छा काम करने के बाद भी। अब इस कलंक को कैसे मिटाना है, कूड़े के ढेर की जो बात करके आम आदमी पार्टी यहां पर सत्ता पे काबिज हुई है, उस कूड़े के ढेर से दिल्ली को निजात कैसे दिलवाएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ में। लेकिन अभी लावनी, एक जो हम लोगों ने पैकेज बनाया है, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल, आइए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से एमसीडी में एक नया इतिहास शुरू हुआ है और इस इतिहास में आम आदमी पार्टी ने क्या भूमिका निभाई, किस तरह से अब 134 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी नजर आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 104 के साथ उन्हें चुनौती देते हुए भी नजर आएगी। एक छोटी सी रिपोर्ट, फिर करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। दिल्ली के सियासी रण में बीजेपी और कांग्रेस को मात देते हुए आम आदमी पार्टी ने जीत का ताज अपने सिर पर बांध लिया है। सत्ता के इस महासंग्राम में 250 वार्डों में से आपको 134 सीटें प्राप्त हुई। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर बीजेपी को 104 सीटों के साथ संयम रखना पड़ा। कांग्रेस का एमसीडी चुनाव में हाल काफी बुरा दिखा। कांग्रेस को 9 सीटों के साथ चुप बैठना पड़ा। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस को एमसीडी चुनाव में न हार की चिंता है और न ही जीत की खुशी। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है। एमसीडी में जीत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इतनी बड़ी और शानदार जीत के लिए और इतने बड़े बदलाव के लिए दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके कोशिश करूँगा कि आपके इस भरोसे को कायम रखूं। सुनिए। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये सिर्फ जीत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली में जीत के बाद अब केजरीवाल केंद्र का सहयोग लेना चाहते हैं, साथ ही पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आशीर्वाद लेने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो आम आदमी पार्टी में जीत का जश्न है, मुख्यमंत्री से लेकर के जो कार्यकर्ता है जीत का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच हमारी संवाददाता वागीसा ने बात किया है राजकुमार आनंद से, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं केजरीवाल कैबिनेट के। एक बार क्या बात की है, एक बार सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। क्या कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार आनंद जी मौजूद है। सर, एमसीडी पर झाड़ू चल गई, क्या कहेंगे? एमसीडी पर झाड़ू चली लेकिन पोछा नहीं लग पाया, इसका हमें थोड़ा सा रह गया है। पोछा कब लगाएंगे? पोछा भी लगाएंगे। गुजरात में चमत्कार होगा। गुजरात में पक्का चमत्कार होगा। आज का भी जो अभी एक पत्रकार कह रहे थे कि 165 सीटें आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि दिल्ली में बीजेपी का मेयर होगा। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी करप्ट पार्टी है। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2013 में उनकी 28 सीटें आई थी, 32 सीटें आई थी और हमारी 28 सीटें आई थी।
उनसे 4 विधायक नहीं तोड़े गए थे। वो कांग्रेस और बीजेपी आपस में ये करते रहते हैं, तोड़ा ताड़ी बेचाबाजी। हमारे यहाँ कोई बिकने को राजी नहीं है। गुजरात में चमत्कार होगा। गुजरात में हमें लगता है कि बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। कचड़े के ढेर हट जाएंगे, कचड़े के ढेर हटेंगे। तमाम वो मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही थी 15 सालों से, अब आप करेंगे। जो 15 सालों में उनसे नहीं हुआ, हम 5 सालों में उससे बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। पहली बात तो ये लेंटरों पर जो भ्रष्टाचार होता था ये खत्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, एमसीडी का रिजल्ट 2024 पे प्रभाव डालेगा लोकसभा चुनाव में? उसकी बात हम इसके बाद करेंगे। पहले हम मेयर चुन रहे हैं और मुझे लगता है कि हम किसी महिला को मेयर चुनने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि किसी महिला को मेयर चुनेगी और ऐसे में अब जो है वो झाड़ू एमसीडी में भी चल चुकी है। कचड़े के ढेर है वो हटाए जाएंगे। तमाम वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से नहीं कर पा रही थी, अब वो हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी काम करेंगे। जनता की जीत हुई है, ना कि किसी नेता की। अब देखिए क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी कि आखिर आम आदमी पार्टी महिला या फिर पुरुष कैसे चुनती है। मैं वागीश पांडे, कैमरामैन चंदन के साथ सुदर्शन। तो साफ तौर पे कह रही है आम आदमी पार्टी की ये जीत जनता की जीत है और सबसे बड़ी बात कूड़े का ढेर हटाना है। अब किस तरीके से करना है, क्या करना है, चुनौतियां कितनी है, ये सब जाने समझेंगे हमारे अतिथियों के साथ। ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संदीप मिश्रा, विमल सिंह जी जुड़ेंगे। संदीप मिश्रा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे और राकेश झा जी एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे। एक बारी चर्चा की हो रही है, वो चर्चा जो इस वक्त दिल्ली के घर घर में ही हो रही है, या यूं कहें कि हिंदुस्तान में हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि एमसीडी में झाड़ू चल गई है। झाड़ू का कमाल, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पूरी दिल्ली को साफ करना है। एमसीडी में 5 साल आ गए, अच्छे साल एमसीडी में केजरीवाल। तीनों मेहमानों की तरफ अब सीधे चलते हैं और सबसे पहले संदीप मिश्रा जी, आप मुस्कुराते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं और आप लोगों के लिए मुस्कुराहट का दिन भी है, लेकिन इस मुस्कुराहट के साथ बड़ी बड़ी चुनौतियां भी जुड़ गई हैं साहब। चुनौतियां ही नहीं है संदीप, मुझे लगता है कि चुनौतियों के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है। बिल्कुल, दिल्ली के वंदन का, दिल्ली के नागरिकों की अर्चना का समय है। अब तक जो 15 साल का कुशासन रहा है उसे दूर फेंकने का समय है। दिल्ली ने दिल खोलकर केजरीवाल का एक नायक का इस्तकबाल किया है, एहतराम किया है और हम उसी दिशा में बढ़ेंगे। हमने जो कहा है वो किया है। हमारी गारंटी होती है, केजरीवाल साहब की गारंटी होती है। हमें जुमला फेंकना नहीं आता, हमें जुमलेबाजी नहीं करनी आती। हम सीधे साधे लोग हैं, राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है और काम के दम पर आज देश का दिल दिल्ली हमने जीता है। मैं दिल्ली के तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं, साधुवाद करता हूँ और इस बात का भरोसा करता हूँ जो एतबार उन्होंने देश के नायक केजरीवाल पर जताया है, 100% उस पर आम आदमी पार्टी और पूरा नेतृत्व खरा उतरेगा। सबको सहयोग देकर चलना है, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाना है, कूड़े के पहाड़ों की जो दहाड़ है उसे मिटाना है, दिल्ली को चमकाना है। दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के देश की राजधानी है, ये अच्छी होनी चाहिए, भव्य होनी चाहिए। भगवान ने शायद केजरीवाल के हाथों में मौका दिया था और आज दिल्ली ने उनकी बात को सुन लिया। सबको साधुवाद, सबको शुभकामनाएं। चलिए, मौका आपको मिल गया है, अब कम से कम बहाना नहीं सुना जाएगा कि आपको काम नहीं करने देते भारतीय जनता पार्टी वाले। लेकिन यहाँ पर क्योंकि विमल जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, एक रिएक्शन उनका भी हो जाए। विमल जी, अब तो 134 वोट्स के साथ एमसीडी आम आदमी पार्टी की हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि मेयर तो जी हमारा ही होने वाला है। ये कौन सा दम है, ये कौन सा कॉन्फिडेंस है? गणित है, दम नहीं, कौन सा गणित है ये, और कॉन्फिडेंस भी। देखिए लवनी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे जो मित्र बैठे हैं पार्टी के, उनको कहना चाहता हूँ कि ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की भी है। इसलिए है क्योंकि आपने देखा 2020 के चुनाव में, अगर मैं वोटर्स की बात करूँ, अगर वोट परसेंट की बात करूँ तो आम आदमी पार्टी को जो है लगभग जो है 54% वोट मिले थे। और वही एमसीडी की मैं बात करूँ तो अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी जो है लगभग जो है 43% जो है मत के साथ जो है चुनाव जीती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अगर वोट परसेंट की बात करूं तो वोट परसेंट में जो है आम आदमी पार्टी को हार हुआ है। और वही मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को जो है 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 32% वोट मिले थे। और वही अगर मैं बात करूं एमसीडी के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को जो है लगभग 38% जो है वोट मिले हैं। देखिए, ये इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोकतंत्र का प्रभाव है यहाँ, और हार जीत का खेल तो लगा रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं
तो बहुत कम मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कई जगह ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम मार्जिन से हार हुई है। बिल्कुल। 100 वोटों से नहीं 150 वोटों से। तो देखिए ये भी कहा जाता है लोकतंत्र में कि एक वोट से देखिए आप कोई हार ना- वोट परसेंटेज आपका बढ़ा है, ये इसमें किसी को दो मत नहीं है, वो तो वोट का आंकड़े हैं, आंकड़े से किसी को इनकार नहीं है। लेकिन आप हार गए हैं, ये भी एक सच है, और हार इसलिए गए हैं क्योंकि लोगों को नाराजगी थी इस बात से कि आपने काम नहीं किया एमसीडी में। करप्शन एमसीडी में बहुत ज्यादा था, जो जिम्मेदारी थी इस शहर को साफ रखने की वो साफ आप नहीं कर पाए, कूड़े का अंबार लग गया। और ये 2-3 चीजें ही केवल ऐसी थी जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। आप फाइट तो आपका ठीक थी, आप लड़ाई अच्छी लड़े, लेकिन हार जो एक वोट से भी अगर कोई हार होती है तो वो हार ही होती है। अब ये है कि अब आप जो है विपक्ष पे रहेंगे और विपक्ष की भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है, तो विपक्ष में रह करके आप क्या करेंगे। और लावनी ने जो सवाल किया था कि आप कह रहे हैं कि मेयर बीजेपी का होगा, तो वो गणित पूछ रहे थे हम कि किस गणित से मेयर आपका होगा। जवाब चाहता हूँ, आपने देखा था किस तरीके से चंडीगढ़ में जो है दोनों पार्टियों को एमसीडी के चुनाव में दोनों पार्टियों को जो है सेम सीटें मिली थी, लेकिन जो है वहाँ पे मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के बनाया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबका जो है सबका विकास करती है। और अगर हमारी पार्टी में अगर कोई हमारी नीति से प्रभावित होकर या माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरीके से हर प्रदेश में विकास किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है। विमल जी, आप अभी हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। या तो ये कहिए कि सिर्फ एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी भले ही, देखिए अब तो तय हो गया है, आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ चुकी है। आप हार स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? स्वीकार कर लिए आप हार अभी तक नहीं स्वीकार, हार स्वीकार है कि नहीं बताइए। जिस पर दम आप लोग भर रहे हैं, उस दम में क्यों उस दावे में दम है, उसी गणित को तो हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं। जी मैं हार को स्वीकार कर रही हूँ, कोई कमी हमारे अंदर रहेगी, हम इसकी समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने से प्रभावित होकर कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी जोड़ों तोड़ों की राजनीति नहीं करती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा जो मुस्कुरा रहे हैं संदीप जी, आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, आपने जोड़ों तोड़ों कर दिया। लेकिन जैसे ही मुझे याद है कि जैसे ही रिजल्ट्स आने लगे थे, रुझान आने लगे थे और आप लोग मेयर का दावा कर रहे थे, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यही रिएक्शन आ रहा था कि देखिएगा अभी जोड़ों तोड़ों शुरू हो जाएगा। और आप किसी बात पे संदीप जी, नियम ऐसा है कि विधानसभा चुनाव की तरह होता नहीं है कि जीती हुई पार्टी जो है अपने उनके विधायक दल का नेता जो है वही मुख्यमंत्री बनता है। यहाँ पार्षदों को चुनना होता है, सभी पार्षद मिलकर के मेयर का चुनाव करते हैं। तो बीजेपी को लग रहा है कि हमारे प्रत्याशी होंगे तो कोई बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होगी, वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है, कौन करेगा, किस तरीके का इक्वेशन होगा। राकेश जी हमारे साथ है। राकेश जी मुझे लगता है कि इस पे प्रकाश डालेंगे। राकेश जी क्या लगता है, दो चीजें मैं आपसे राकेश जी जानना चाहूंगा। एक तो मेयर वाली बात है, संदीप से भी मैं इस पे रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी के हार के पीछे जो प्रमुख वजह है वो क्या मानते हैं। क्या आपको लगता है कि जनता, दिल्ली की जो जनता है वो आज ही जा चुकी थी 15 साल के कुशासन से, या यूं कहें कि दिल्ली में काम नहीं हो रहा था और एक तरीके से केजरीवाल या कोई नई पार्टी को मौका देना चाहती थी दिल्ली की जनता, इसलिए रिजेक्शन नहीं है? क्योंकि जितने नंबर आए हैं बीजेपी को, तो मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी को रिजेक्ट किया है, सिलेक्शन किया है किसी दूसरे का। क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है मोगेश जी कि जब आपने देखा कि एमसीडी के चुनाव के अंदर लगातार जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे उनको विशेष रूप से जो बेसिक एमिनिटीज जो होती है, जो सिविक लाइफ के लिए जरूरी है, जैसे आपने कहा कि सड़क की सफाई हो, गली की सफाई हो, तो हर एक जगह दिल्ली के अर्बन एरियाज में भी, जैसे नॉर्थ दिल्ली में आप देखेंगे मुखर्जी नगर के एरियाज में, वहां भी कुछ कचरों के जो है अंबार थे, तमाम तरह की समस्याएं थी, सीवर की समस्या थी, पानी की समस्या थी। तो इसको लेके स्थानीय लोगों में कहीं न कहीं रोष व्याप्त हुआ कि देखो 15 साल से सरकार है, बीजेपी की सरकार एमसीडी के अंदर है और इस तरह से काम ये नहीं कर रही है। यहाँ तक कि जो शिक्षक थे, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एमसीडी के कुछ स्कूल्स हैं, वहां के जो शिक्षक हैं उनको भी ये लोग टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे थे। तो एक जो ओपिनियन मेकर्स कहा जाता है टीचरों को, तो उनसे भी कहीं न कहीं नाराजगी थी कि हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम इतना अच्छा कार्य करते हैं और हमारी सैलरी दिवाली के दिनों में उनको सैलरी नहीं मिली थी।
तो ये तमाम नहीं इस तो तरह लेकिन की इसके लिए तो स्कूल में केजरीवाल को बोलना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल को वोट दे दिया सजा देने की बजाय, क्योंकि एमसीडी के स्कूल और एमसीडी में जो है वो सैलरी का जो जिम्मा है वो तो दिल्ली सरकार के पास है, और यही लड़ाई तो एमसीडी और दिल्ली सरकार में हो रही थी, और केजरीवाल कह रहे थे कि भाई दोनों जगह अगर एक सरकार होगी तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि जनता ने इसके लिए भी वोट दिया है। संदीप जी, संदीप जी की आवाज नहीं आ रही है। संदीप जी क्या आ रही है मुझे आपकी आवाज? हाँ बिल्कुल। जिस चीज के जो इशू था दिल्ली में, एक सैलरी एक बहुत बड़ा इशू था कि एमसीडी के कर्मचारी हो या एमसीडी के स्कूल के कर्मचारी, टीचर हो, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, और इसके लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में हमेशा जो है एक झगड़ा होता ही रहता था, रोज बयानबाजी होती थी, और केजरीवाल कहते थे कि भाई दोनों जगह अगर एक सरकार होगी तो ये समस्याएं अपने आप जो है सॉल्व हो जाएंगी। क्या आपको लगता है कि ये एक मुख्य कारण रहा है एमसीडी में आम आदमी पार्टी के जीतने का? राकेश भाई ने बहुत अच्छी बात उद्धृत की है अपने वक्तव्य में, और इन्होंने इस बात को कहा है कि दिवाली तक में कई अध्यापक तो ऐसे थे कि बेचारे रेहड़ी लगाते हैं, फल बेचते, केला बेचते और बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। कई एमसीडी के कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी, वो कितने कितने दिनों तक उन्होंने कूड़ा मेयर के घरों पर फेंका था इनके, और सैलरी नहीं आई थी। मुकेश भाई, आपने भी ये खबरें की होगी, हमने भी देखी है। आज स्थिति यह है कि केजरीवाल साहब ने एक वादा किया है कि 1 तारीख को हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी हर एमसीडी के कर्मचारी को उसके मेहनत का, उसका परिश्रम का, उसके पसीने का पैसा, पारितोषिक उसके अकाउंट में चला जाए। ये हमारी गारंटी में। तो पहले क्यों नहीं जाता? पहले भी तो आप ही को देना था, दिल्ली सरकार को ही देना था, क्योंकि एमसीडी में आपकी सरकार नहीं थी, इसीलिए आप नहीं देते थे। सुन लीजिए, 1000 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब ने कई बार कहा हमने अपने हिस्से का दिया है इन्हें, लेकिन जो केंद्र से 54 आने नहीं आई है। इनकी बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की एमसीडी थी, 54 नहीं दी। हमारे 1000 करोड़ रुपए को भी ये नेस्ते नाबूद कर गए। लेकिन अब गिले शिकवे का समय नहीं है, किसने क्या किया क्या नहीं किया। अब खुशहाली का टाइम है। कहते हैं ना, खुशा जमाना, आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख अब एमसीडी वालों के लिए वरदान बन के आएगी। केजरीवाल नायक की भूमिका में है। अब किसी को कूड़ा कहीं फेंकना नहीं होगा अपनी सैलरी के लिए, अध्यापकों को रेहड़ी नहीं लगानी होगी, उनको मेहनत का, सम्मान का, उनके पारिश्रमिक हम समय पर देंगे। और इतना ही नहीं, जो 10 वायदे किए मुकेश भाई, आप जानते हैं कि केजरीवाल वादा जुमला नहीं करते, गारंटी देते। जनता ने हमें चुना है, दिल्ली ने हमें चुना है, हम नतमस्तक हैं उनके फैसले के आगे, हम उनके खादिम हैं, उनके हुक्म के गुलाम हैं। मतदाता राजा होता है, कहते हैं ना लोग, मतदाता राजा होता है, और आपको भी मतदाता ने ही राजा बनाया है, लेकिन रंक जिसे बना दिया, हालांकि रंक कहना सही नहीं होगा क्योंकि विपक्ष की भी एक लोकतंत्र में मजबूत भूमिका होती है। और विमल जी, 104 वोट जब भी आपके 104 सीटें हैं आपके पास, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि जो कहीं ना कहीं से सैलरी का इशू था या फिर साफ सफाई का इशू था, इस तरीके की जो परिस्थितियां थी, झगड़ा इसलिए हो रहा था, आम आदमी इसलिए पिस रहा था क्योंकि दोनों अलग अलग चेहरे थे। एमसीडी, अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी रहेगी, दिल्ली सरकार, तो दिल्ली सरकार में केजरीवाल दिखते ही दिखते हैं, और उन्होंने इसलिए नारा भी कह दिया था कि अच्छे दिनों के 5 साल, एमसीडी में केजरीवाल। लेकिन अब भी क्या ये संशय लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब भी कहीं ना कहीं से रोड़ा अटकाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? और अगर ऐसा होता है तो फिर आपके लिए आने वाले समय में थोड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि 2025 से इस चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। 2025 में 2024 में लोकसभा चुनाव है, बिल्कुल 2024 भी है उसके पहले। देखिए लवनी जी, इसकी बात अगर आप करती हैं तो आप इसकी भी बात कीजिए कि जो 10% भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो काफी जो है वाकई बहुत काबिल तारीफ है। दूसरी चीज, अभी हमारे मित्र जो है कह रहे थे कि शिक्षकों की जो है सैलरी नहीं दी गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि 13,000 करोड़ रुपया जो है एमसीडी का बकाया है, अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दिया है। मैं बता देना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीतने के लिए गरीब आदमी जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर यहाँ पे जो है सफाई का काम कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आके यहाँ पे एमसीडी के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी अरविंद केजरीवाल जी ने रोक रखा था। जब भारतीय जनता पार्टी उनके घर के आवास पे जो है धरने पे बैठती थी तो उनको उठा के गिरफ्तार कर दिया जाता था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है, जो अरविंद केजरीवाल जी का जो ये
शुरू से ही जो है चुनाव जीतने के लिए बार बार जो है तो हथकंडे आजमाए जाते थे। तो ये लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो है, अगर मैं मैंडेट की बात करूं तो मैंडेट में भारतीय जनता पार्टी को जो है दिल्ली की जनता ने जो है अच्छा मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरीके से चुनाव नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो है कहीं जो है 100 वोटों से हार मिली है, तो कहीं जो है 50 वोटों से हार मिली है। विमल जी, आप समझ रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है, आप जो समझ रहे हैं, जैसे कि अभी मुकेश जी ने भी कहा, मैंने 2025 कहा, लेकिन उन्होंने कहा इसके पहले 2024 है। 2024 लोकसभा चुनाव और 7 की 7 सीटें आप लोगों के पास आई थी, लेकिन इस बार अगर एमसीडी चुनाव में देख ले तो मुकेश जी यहाँ पे बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। 7 में से जो संसदीय क्षेत्र हैं, केवल 2 ऐसे सांसद हैं, गौतम गंभीर की बात कर लेते हैं और मनोज तिवारी, यही 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है। अदरवाइज 5 अगर हम अब संसदीय क्षेत्र में देखें और सांसदों के क्षेत्र में देखें तो स्थिति बद से बदतर है। यानी ये कहीं ना कहीं से 2024 के लिए एक बड़ा प्रोजेक्शन है कि तैयारी कितनी आपको करनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को वृहद रखेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस हमारे बीच है, वो भी आपको सुनाते रहेंगे। जीत के बाद जनता की क्या प्रतिक्रिया है, हमारी संवाददाता वागीसा पांडे ने लिया है, जनता से कुछ बात करी है, एक बार सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेता मौजूद है। एमसीडी में भी झाड़ू चल गई, सर क्या कहेंगे? मैडम, झाड़ू चला, 15 साल तक यहाँ की जनता तबाह थी। अरविंद केजरीवाल को मैंडेट इसलिए मिला कि ये बात करते हैं रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सफाई, सुरक्षा का। बाकी लोग पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, समझ ही में नहीं आया पब्लिक को। उठा करके मैंडेट इस बार 15 साल के बाद 5 साल और दे भी देता भाजपा को तो क्या कर लेता भाजपा? जो 15 साल में नहीं किया तो और 5 साल में क्या कर लेता? 2 करोड़ जनता ने इस बार वोट फॉर चेंज किया। वोट फॉर चेंज, परिवर्तन हो गया। सर क्या लगता है, अब आपकी झाड़ू चलेगी अब एमसीडी में, कूड़े का ढेर हट जाएगा? बिल्कुल हटेगा। जो हमने वादा किया है वो पूरा करेंगे और इसकी चिंता ना करें। 15 साल में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, केवल करप्शन का अड्डा बना रखा है। एमसीडी में करप्शन का अड्डा बना हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब देखना है, इसको कंट्रोल करेंगे केजरीवाल जी और हमारे मेयर जो भी बनेगा, और आने वाले दिन में आपको दिखेगा 2000 जनता की जीत हुई है। ये जनता की जीत है। आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम से ना अब जनता की सोच बदल रही है। रूढ़िवादी पार्टियों की विचारधारा से अलग जनता है ना काम की राजनीति को इम्पोर्टेंस दे रही है। और अभी आपने अरविंद जी की स्पीच सुनी होगी। अरविंद जी की स्पीच बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं थी। उन्होंने दिल्ली की जनता की बात करी, 2 करोड़ लोगों की बात करी, मुद्दों की बात करी। उन्होंने कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं दिया। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, एक पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत है। और नकारात्मक राजनीति से जनता उब चुकी है। कब तक धर्म में उलझाए रखोगे जनता को? काम की बात करो। अब काम की जनता को इंपॉर्टेंस दे रही है। मैडम, एमसीडी जो है ना, ये मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है ना, इसका नाम मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट हो गया था। भाजपा ने 15 साल में इसको मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कर दिया। इतनी गंदगी फैला दिया पूरे दिल्ली में कि जमुना पार में जाइए, उधर बाबरपुर, सीलमपुर, तिमारपुर, गोकुलपुरी, सीमापुरी, करावल नगर, रोहतास नगर, गोंडापुर वाले सब जगह मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एमसीडी, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू फैल गया था। अब आम आदमी में भ्रष्टाचार मुक्त ये सरकार मिलेगी आपको। पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि अब एमसीडी में भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, अब एमसीडी में झाड़ू चल चुकी है, तब हम काम करेंगे और जनता को कर दिखाएंगे। और ये जनता की जीत है। मैं वागीशा पांडे, कैमरामैन चंदन के साथ सुदर्शन। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। बहुत सारे सवालों में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वह करप्शन का, और करप्शन के मामले पे जनता ने एमसीडी से बीजेपी को साफ किया है और नई पार्टी आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दिया है। लेकिन इसी पार्टी के मंत्री करप्शन के चार्ज में ही जेल के भीतर में वीडियो लीक होता है। पूरे एमसीडी चुनाव से पहले हर एक व्यक्ति के मोबाइल पे वीडियो चली जाती है, सब कोई देख भी रहे होते हैं, लेकिन बावजूद रिजल्ट जो है उनके पक्ष में आता है। बिमल जी हमारे साथ है, तीनों मेहमानों का स्वागत है। एक बार पहले राकेश जी के पास जाएंगे। राकेश जी, क्या आपको लगता है करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा था? और एक जो बात उन्होंने कही, हालांकि मैं जनता नहीं कहूँगा, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, उनका कहना है कि 5 साल और मिल जाता अगर बीजेपी को, तो बीजेपी क्या कर लेती? जो 15 साल में नहीं कर पाई, तो 5 साल और मिलने के बाद क्या करती? क्या आपको लगता है सही में 5 साल मिलता तो क्या करती? क्या कोई चैलेंजेस नहीं थे? कुछ नया, एक जो कहते हैं ना कि मैनिफेस्टो में कुछ नया करने की बात करते हैं और जनता को लुभाते हैं, तो बीजेपी लुभा नहीं पाई अपनी मैनिफेस्टो से और अपनी बात की सफाई ही देती रही। और बीजेपी को पूरे कैंपेन में आम आदमी पार्टी ने कूड़े के ढेर में समेट लिया और उसी में गिरा भी दिया। नहीं मुकेश जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है
क्योंकि बीजेपी भी जो फ्री बी कल्चर की बात आती है, मैंने सुबह के टॉक में भी कहा था कि ये जो दिल्ली की कुछ जनता है, खास के ऐसे जब हम सेमी दिल्ली और अर्बन दिल्ली की बात करते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, वहां पे चूंकि इस तरह के लोगों की एक फ्री की बिजली, फ्री का एजुकेशन, फ्री का ये चीज, हालांकि उसमें भी एक प्रश्न है कि गुणवत्तापूर्ण कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं की जा रही है। आज भी यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रखा है, मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है कि वहां पे जानवरों की बिसात बनी रहती है। तो आम आदमी की यह भी जो पॉलिसी है, सिर्फ कूड़े को ढेर को लेके कुछ ऐसे सेक्शन को, समाज के कुछ ऐसे वर्ग को उन्होंने समेटा जो ये दिखाने की कोशिश किया कि यदि मैं आऊंगा तो हम आपके लिए जिस तरीके से शिक्षा में कुछ हमने काम किए, बिल्डिंग्स बनाए, कुछ स्कूल्स बनाए, आपको हमने फ्री में कुछ पैसे बांटे, फ्री में बिजलियां दी। और यही कारण है कि बीजेपी के इन बातों को वो वहां तक लोगों तक पहुंचा पाए, कुछ लोगों को कन्विंस भी कर पाए। हालांकि बीजेपी ने भी कहा कि देखिए हमने आपको सिर्फ खोखला प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम आपको लाखों रुपए जो है, हजारों रुपए जो है आपके हाउस टैक्स को, 12 साल के जो हाउस टैक्स है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे और उसको हम माफ करेंगे। क्योंकि जो निकाय के चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय स्तर के मुद्दे काफी महत्वपूर्ण होता है। करप्शन एमसीडी की रीत सदा चली आई है, तो ये करप्शन का मुद्दा ऐसा है कि भारत में मुझे जहां तक याद है एमसीडी एक संस्था है जहां पे घोस्ट पेंशन भी मिलते हैं। घोस्ट लोगों की, यानी कि भूत के रूप में लोग पेंशन उठा रहे हैं, रिटायर्ड भी हो गए हैं, फिर भी उस मकान में रह रहे हैं। तो करप्शन शीला दीक्षित के टाइम से भी रहा है और इस टाइम भी रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि यदि कोई शहद रखेगा और कहेगा कि हमें मीठा नहीं लगता है, तो भारतीय जनतंत्र के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी गंगोत्री जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त रहती है। क्योंकि उनकी मैनिफेस्टो से लेके और साथ ही साथ उनके पास जो मैनिफेस्टो को आप कोर्ट के द्वारा लागू भी नहीं करवा सकते। पॉलिटिकल फंडिंग की जहां तक बात है, आदरणीय दिवंगत अरुण जेटली साहब ने भी कहा था कि जब तक आप पॉलिटिकल फंडिंग को कहीं ना कहीं उसको समाहित नहीं करोगे, अकाउंटेबल नहीं बनाओगे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो, तो यहाँ पे जो दो तरह के मतदाता थे, एक तो जो समृद्ध मतदाता थे, उनका जो आइडिया को समझते हैं, जिनके पास विचारधारा है, विचारधारा को लेके जो काम किए हैं, यदि आपका है तो आपको मिला है, कांग्रेस का, बीजेपी का दिया है। लेकिन जो त्राहिमाम कोरोना के बाद मची है, लोगों की परेशानियां हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, यदि उनको फ्री बी कल्चर के लिए तेलंगाना जैसे मुद्दे हो या जयललिता जैसे बात हो, एक चीज अगर आप समझा सकें, निश्चित रूप से फ्रीबी कल्चर की आप बात कर रहे हैं और मैंने सुबह भी आपसे पूछा था कि ठीक है, फ्री कल्चर का जो स्टार्टअप स्टार्ट किया वो आम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन ट्रेंड सेटर वो बनते हैं पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को भी आना पड़ता है। फ्री कल्चर को तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया था, तो वो कौन सा पिन पॉइंट रहा जिस पर आम आदमी पार्टी को पर ज्यादा विश्वास हो गया और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं हुआ? क्योंकि फ्री की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दी थी ना अपनी मैनिफेस्टो में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए जहां पे 2 करोड़ की आबादी है, लाखों की तादाद में वोटर्स हैं, तो वहां अपने अपने जो उनके कैडर के वोट मिले हैं, यदि आप कांग्रेस के आंकड़े को देखें तो या बीजेपी को देखें, अपने अपने हिसाब से उनको चुनाव में जीत और सफलता मिली है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से लेकर जो बेसिक एमिनिटीज की जो बात थी, उनको ऐसा लगा कि लगातार यदि किसी ऐसे व्यक्ति को हम चुनते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं निरंकुशता की बात हो। और यही कारण है कि 15 साल के बाद जो है उन्होंने बदलाव की राजनीति को भी देखा है और इस बदलाव की राजनीति के तहत चूंकि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है और केजरीवाल एक बेहतर ऑप्शन थे, इसीलिए दिया गया, इसलिए आम आदमी पार्टी को लिया। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आती हूँ, लेकिन मुकेश जी एक सवाल आपसे करना चाहूंगी मैं, क्योंकि पॉलिटिकल जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल परसेप्शन सेट किया जाता है और पॉलिटिकल परसेप्शन में व्यक्ति और व्यक्तित्व होता है। लगातार हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमसीडी से जुड़े हुए लोग थे, जो उनके मेंबर्स थे, लोगों को ये शिकायत थी कि जब कभी उनके पास जाओ अपनी परेशानी लेकर, वो सुनते नहीं हैं। क्या ये जो एक नहीं सुनने वाली जो परिस्थिति थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक तो नहीं हो गई? क्योंकि उनको लगा कि हमारा, मुझे लगता है कि बीजेपी में, मुझे दिल्ली में कम से कम ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो जनता की सुनता नहीं होगा। दिल्ली में जनता दरबार लगाने की आदत है,
लोग हर एक छोटे मोटे नेता जो है वो दरबार लगाते हैं, लोग वहां पर बोलते हैं, सुनने की बात तो सुन लेते हैं, काम नहीं होता होगा ये बात अलग है। लेकिन नहीं, अगर देखिए, अगर आप देखिए, अगर आप देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली में मिनी पाकिस्तान बढ़ता चला गया, आज भी आप देखिए कि मुस्लिम जो सेगमेंट है उनका पूरा पूरा वोट आम आदमी पार्टी को गया। कई ऐसे, मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल दिल्ली की उस जनता से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के उन हिंदुओं से जुड़ा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी में अपना संरक्षण देख रहे थे, लेकिन उनको भी अगर नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सेफगार्ड मिल पाया, उनकी नाराजगी भी आज हमने कहीं ना कहीं से देखी है उन सेक्टर्स में। बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग आगे, लेकिन मुझे लगता है कि करप्शन की बात कर रहे थे हम लोग और हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, करप्शन के मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा और करप्शन के मुद्दे पे मुझे लग रहा है जनता ने साथ भी दिया, लेकिन आपकी पार्टी के जो मंत्री हैं वो करप्शन के मामले में ही जेल के भीतर में हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, बावजूद इसका कोई चुनाव पे असर हल नहीं दिखा। हालांकि उनकी कंस्टिट्यूंसी पे असर दिखा, उनकी कंस्टिट्यूंसी में आप सारी सीट हार गए हैं, वहाँ पर बीजेपी ने जो है वहाँ पर बाजी मारी है। इस चीज़ को आप कैसे, आपको क्या लगता है करप्शन एक सेलेक्टेड मुद्दा था, पूरी तरीके से आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए? क्योंकि अगर करप्शन वाला मामला खुलता नहीं तो हो सकता है, जो आपने कहा ना कि झाड़ू तो लगा दिया, पोछा नहीं लग पाया, तो पोछा जो नहीं लग पाया तो मुझे लग रहा है इसकी वजह यही थी कि आपके पार्टी के कुछ नेता भी जो है करप्शन में लिप्त पाए गए। मुकेश भाई, आप जानते हैं कि सत्येंद्र जैन जी के लिए जब अदालत ने जमानत की बात कर दी और इनके लोगों को, ईडी को और सीबीआई को इस बात के लिए कहा कि अभी तक नहीं, जमानत की बात कहाँ करी, जमानत तो रिजेक्ट किया ना, मेरी बात 3 बार रिजेक्ट किया जमानत। मेरे को पूरा उत्तर दे देंगे। इन्होंने अदालत बदल दी साहब, अदालत बदलवाने के लिए 3 महीने लगवा दिया कि दूसरी अदालत में फैसला करेंगे। जब 2 बार डाक लग गई कि आप चार्ज नहीं लगा पाए, फोटो कॉपी के ऊपर चार्ज नहीं लगता, तो पूरी बीजेपी की अमला इस बात पर आमदा हो गई कि अदालत ही बदल दो। अदालत बदलवा कर समय बर्बाद करके किसी बेगुनाह को आप शिकंजे में रख सकते हो, लेकिन फंसा नहीं सकते हो। सही बात है कि सच ही रहेगा और सच उगता हुआ सूरज है, सामने आया हुआ। दिल्ली ने इस बात की तस्दीक की है। झूठ, लूट और गाली, बीजेपी पर ये 3 बात भारी पड़ी है। झूठ इनका कि इनके एक बड़े नेता ने शुरू किया, 1,30,000 करोड़ रुपए के पोस्टर लगवाए थे, केजरीवाल दे दो, फिर वो पोस्टर 50,000 करोड़ का हो गया, आज वो 13,000 करोड़ का भैया बोल रहे थे, 13,000 करोड़ बाकी है। लूट ये कि बीजेपी वालों को मुकेश भाई कहीं कूड़ा नहीं दिखता था, लेकिन कोई गरीब ईंट ले आए, सरिया ले आए, सीमेंट ले आए, रोड़ी ले आए, तो ये उसका लेंटर टैक्स लेने इनके पास से दौड़े दौड़े चले जाते थे। और गाली है कि इन्होंने हर बात पे केजरीवाल को घेरा, केजरीवाल को बदनाम करने की हर सुनियोजित चाल चली, लेकिन चाल का जाल आज जनता ने तोड़ दिया और कमाल किया है, झाड़ू का इस्तकबाल, एहतराम किया है। हम काम करने की जिम्मेदारी पे आएंगे। हम पहली सरकार है जो अपने मंत्री को करप्शन के रूप में जेल भेज देते हैं। हमने दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया। हमारे नेता तो दिल्ली में किसको भेजा, दिल्ली में किसको, आप दिल्ली में बीजेपी ने जिसको जेल भेजा, आप तो कह रहे वो करप्ट ही नहीं है। बीजेपी तो वासिल पाउडर बीजेपी है ना भैया, उनके यहाँ कोई भी करप्शन वाला नहीं, आप पंजाब में आपने भेजा, अच्छा ठीक है, पंजाब की बात मैं मान लेता हूँ, दिल्ली में किसको जेल भेजा आपने करप्शन के चार्ज में? हमने हमारे मंत्री जेल गए थे दिल्ली में। तो आपने तो, आप तो उसका बचाव कर रहे हैं, वो तो बीजेपी भेजी है, आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो ईमानदार है। सत्येंद्र जैन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हमने एक अपने मंत्री को हटाया, जेल भेजा, हम ही है जो हटा सकते थे। सत्येंद्र जैन को तो इन्होंने ईडी और सीबीआई का 2 तोते हैं इनके, उससे फंसाए जा रहे। कभी एक बीजेपी वाले पे छापा नहीं पड़ा। झारखंड में एक बीजेपी के बलात्कारी को टिकट, झारखंड में बलात्कार करने वाले को छत्तीसगढ़ में टिकट दे दिया, उसे भी इन्होंने नहीं पकड़ा। आप समझ लें, बीजेपी में मुकुल राय आए तो साफ हो गए, हेमंत विश्व शर्मा आए तो साफ हो गए, जो भी आएगा इस गंगा में धुल जाता है। संदीप जी, 134 और 104, संदीप जी ये जितनी भी बातें हैं ना, ये अब इलेक्शन तो खत्म हो गया, अब ये स्पीच थोड़ी बदलनी होगी आप लोगों को, थोड़ा सा बदल दीजिए, क्योंकि 134 और 104 में ज्यादा फासला नहीं है। और अगर 104 पर भारतीय जनता पार्टी है तो इतना भी जरूर समझना होगा कि दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से उन्हें नकारा नहीं है, उन्हें अस्वीकार नहीं किया है, स्वीकारा है। बस इतना जरूर है कि हाँ, नंबर्स थोड़े कम हो गए। 134 और 104 में बहुत कम फासला। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जरूर लौटेंगे और इस पर विमल जी आपकी भी राय लेंगे। एमसीडी पे चर्चा हो रही है, वो एमसीडी जो आपकी होली है, लेकिन आम आदमी पार्टी, एक बार सीधे जरा गेस्ट के पास चलते हैं। और संदीप जी, ब्रेक से पहले जो मैं बात कह रही थी कि फासला बहुत ज्यादा नहीं है, 134 और 104 अगर आप देखिए तो इस आंकड़े को देखकर ये तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से अस्वीकार नहीं, मतलब उनको नकारा नहीं है, अस्वीकार नहीं किया है उन्होंने। ये रिजेक्शन नहीं, सिलेक्शन है बिल्कुल।
से कुछ भी कह ले, लेकिन जीत तो एक वोट की भी होती है और एक मत की भी होती है। यही वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई थी मुकेश भाई, वो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी। अभी बिल्कुल अभी हमने जिक्र किया था इसका जिक्र किया था। ये सारी चीजें हैं। आज 134, अभी तो अंतर बहुत ज्यादा है, 30 सीटों का अंतर है। वाजपेयी जी एक वोट से हार गए, जोशी जी लोकसभा का चुनाव एक वोट से हार गए, तमाम ऐसे लोग हैं जो एक एक वोट से हार गए। आज 30 सीट ज्यादा है, ना हमें घमंड है, ना हमें अभिमान है, और ना बीजेपी का अपमान करना है। उनके कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन है। आज केजरीवाल जी ने बड़े दिल से कहा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के 134 लोग ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली के 250 पार्षद जो जीते सबको मिलकर अपनी दिल्ली को संवारना। आओ साथ आए, दिल्ली बनाए। जो तू मैं करने वाले लोग थे वो नकार दिए गए। न तू मैं की राजनीति दिल्ली स्वीकार करती है। अब दिल्ली को करके दिखाने का समय है। हम भी करें, आप भी हाथ बढ़ाएं। आज केजरीवाल जी ने कहा मोदी जी का भी आशीर्वाद चाहिए हमें। दिल्ली सबकी है, दिल्ली मोदी जी की भी है, दिल्ली केजरीवाल जी की भी है, दिल्ली एलजी की भी है, दिल्ली बीजेपी की, बीएसपी की, तमाम तरह के लोग दिल्ली में रहते हैं। आइए मिलकर हाथ बढ़ाए और दिल्ली मिलकर काम करेंगे। अनिरुद्ध जी अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए। कह रहे हैं कि मिलकर काम करने के लिए आपको आमंत्रण दे रहे हैं। अब तो वो लावणी जी, विषय ये नहीं है कि जीत हुई है, विषय ये है कि 2 दिन पहले जब एग्जिट पोल आए तो केजरीवाल जी बड़े बड़े बोल रहे थे और इनके सारे नेता बोल रहे थे बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी की कोई सीट नहीं आएगी दिल्ली के अंदर, हमारी सीटें आएंगी 230। तो वो जो बड़े बोल बोले जा रहे थे वो कहां चले गए? 15 साल हमने दिल्ली की सेवा की है, 15 साल के बाद ठीक है हमको 104 मिली है, एक सम्मान, दिल्ली की जनता से प्यार जो मिला है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत कमी रही है उस पर चिंतन भी करेंगे। लेकिन आज इन लोगों की पोल खुल गई है जो बड़े बड़े बोल रहे थे कि बीजेपी का सूपड़ा साफ, बीजेपी की 50 सीट नहीं आने वाली, बीजेपी की 10 सीट नहीं आने वाली, 104 सीट बीजेपी को मिली है। अनिरुद्ध जी अभी ये बात शोभा नहीं देती आपके मुंह से। आप लोग भी तो दावा कर रहे थे कि सरकार मेरी बनेगी, 230 से ज्यादा आएंगी, तो भाई तो आपके भी तो आपका पोल तो आपका भी खुला ना। वो कितना भी कह रहे थे लेकिन सरकार तो बनाने वाले नंबर तो उनके पास हैं आज। नहीं, मैं उनको बधाई दे रहा हूं ना जी, अभिनंदन कर रहा हूं उनका। अगर उनकी सरकार बन रही है उनका अभिनंदन है, ऐसा नहीं है कि उनका अभिनंदन नहीं है। लेकिन हमें दिल्ली की जनता ने नकारा नहीं है, हमें दिल्ली की जनता ने पूर्ण निकालकर जिस प्रकार की ये भाषा बोल रहे थे ऐसी कोई स्थिति नहीं है दिल्ली में हमारी। दिल्ली में हमारी 104 सीटें आई हैं, एक सम्मानजनक नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपका भी स्वागत है, सभी लोग मिल करके काम करेंगे। अब मैं तो पूछता हूँ संदीप जी से कि जब बीजेपी की सरकार थी तब मिल करके काम क्यों नहीं किया, अब आप रहेंगे तभी मिल के काम करेंगे, ऐसा क्यों, फार्मूला क्यों चेंज किया? नीयत आपकी पहले थी भाई सरकार छीन लो बीजेपी से, उसके बाद मिल के काम करेंगे। बीजेपी जब थी वहां पे तो मिल के काम वहां भी किया जा सकता था और अच्छे से किया जा सकता था, क्योंकि दिल्ली में सरकार आपकी थी, मिल के काम करते तो सैलरी वाला इशू तो कम से कम नहीं आता। संदीप जी बल्कि एलजी साहब के यहाँ तो हमें धरना देना पड़ा कि हमें हमारे काम कर लेने दो, हमें काम करने दो। एक बार भी मोदी जी बड़ा दिल करके कहते हैं कि केजरीवाल साहब आओ दिल्ली को चमकाते हैं। एक भी स्टेटमेंट आप सुना दो अमित शाह का, जेपी नड्डा का, कि केजरीवाल साहब जी आपके बिना दिल्ली नहीं चलेगी, आपके बिना दिल्ली अच्छी नहीं बनेगी। एक भी बड़े नेता का एक स्टेटमेंट सुना दो, हम अपनी गलती मान लेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने आज बड़प्पन दिखाया है, सबका सम्मान किया, सबका साथ दिया। अनिरुद्ध भाई आपने बड़ी बात की, अब तो जनता का मजाक बनाना छोड़ दो, अब तो पोल खोलना छोड़ दो, अब तो झूठे ढोल पीटना छोड़ दो, अब तो इस सच को स्वीकार करो और जनता के दरबार में नतमस्तक करो। झूठ लूट गाली फरेब इन बातों का दौर खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया। आइए एक साफ सुथरी अच्छी राजनीति करें, हम आपका बाहें खोलकर स्वागत करते हैं। आप रचनात्मक राजनीति में हमारा साथ दीजिए, आपका वार्ड भी हमारा वार्ड बने, हमारा वार्ड भी आपका बने, दिल्ली सबकी बने। बड़ी बात आप कह रहे हैं, रचनात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रचनात्मक राजनीति तब होती है जब उसमें सकारात्मकता होती है और उसमें साथ साथ समेकित विकास भी होता है। वो समेकित विकास ही तो आप लोगों ने अभी फिलहाल चुनाव जीत चुके हैं आप, इसलिए आप कह रहे हैं समेकित रूप से, लेकिन वो समेकित शब्द ही आप लोगों ने अपनी डिक्शनरी से हटा दिया था। केजरीवाल साहब का वो बयान मुझे अचानक से याद आ गया जब उन्होंने कहा कि एमसीडी को ही साफ कर देना है। अगर ऐसी परिस्थिति थी कि आप मिलकर काम करना चाह रहे थे तो फिर ये भावना ही नहीं होती। बहरहाल चलिए, राकेश जी बहुत देर से हमारे साथ हैं। राकेश जी एक क्विक रिएक्शन जरा दे दीजिए और फिर उसके बाद हमें शायद ब्रेक लेना पड़ेगा।
क्विक रिएक्शन में मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछने वाली हूं, क्योंकि देखिए बार बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं रही अब एमसीडी में। हालांकि 104 उनके खाते में जरूर गया है, दम अभी भी उनमें वो दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो परिणाम सामने आए हैं, ये परिणाम उन सांसदों के लिए, खास तौर से उन चेहरों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं जिनके क्षेत्र में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। 5 ऐसे सांसदों के क्षेत्र हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो क्या आपको लगता है कि ये परिणाम उन चेहरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि यदि आप देखेंगे 2 सांसद मनोज तिवारी और गौतम गंभीर, इन दोनों सांसद के जो संसदीय क्षेत्र रहे हैं, वहां पे ये लोग एक सेलिब्रिटी स्टेटस के बावजूद कनेक्टिविटी में थे, लोगों के साथ संपर्क में थे, सभा सेमिनार में जाते थे, उनके सुख दुख में भागीदारी होते थे। लेकिन ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जो बाकी जो 5 सांसद थे वो अपना खुद सेलिब्रिटी स्टेटस को या बाकी चीजों को मेंटेन रखना चाहते थे, उनके सुख दुख में उस स्तर से नहीं जा पाते थे जैसा कि बाकी 2 जगह गए। दूसरा एक पूर्वांचल फैक्टर भी रहा है, क्योंकि एक जो कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं महाबल मिश्रा, वो भी आप में आए थे और उन्होंने बहुत ही लॉबी बना के कैंपेनिंग की थी, और चूंकि यहाँ के पूर्वांचल क्षेत्र के काफी वोटर हैं तो ये भी एक फैक्टर रहा। तीसरा जो रहा है कि जो बीजेपी की एक आइडियोलॉजी और साथ साथ जो इनके जो लेकिन पूर्वांचल वाले फैक्टर में भी सर मैं यहाँ पर जोर देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, 41 यहाँ से वार्ड्स में से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 17 है, सिर्फ 1 का ही मार्जिन है यहाँ पर, और कांग्रेस के खाते में 4 है। हाँ, नहीं, पूर्वांचल का फैक्टर इस सेंस में रहा है कि जहां जहां वो लोग हैं अधिक संख्या में, वहां पे जो पुराने जो इस तरह के लीडर्स हैं उन्होंने अपना एक वोट बैंक बना के रखे हुए थे, उनके यहाँ कनेक्ट थे। देखिए ये लोकल निकाय का चुनाव है, जैसे कि राज्यों में मुखिया का चुनाव होता है, जो लोग लोकली कनेक्ट होते हैं बिल्कुल, बहुत ही स्थानीय, बहुत ही लोकल लेवल का चुनाव होता है, और नेता और प्रत्याशी जितना ज्यादा कनेक्ट होंगे लोगों से, वहां के रहने वालों से, उतना ज्यादा उनको चुनाव में फायदा होता है। कुछ सवाल भी हमारे जहन में है, उन सवाल को भी पूछेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल पूछा था लावनी ने, संदीप जी से पूछा था, वो सवाल मुझे लगता है लावनी एक बार जवाब ले लें या उसके बाद सवाल। बिल्कुल, एक जवाब ले लेते हैं ब्रेक से पहले। अच्छा पहले चलिए, बार-बार इशारा तो पहले सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन पे दिखाइए क्या क्या सवाल है कि आखिर क्यों हारी बीजेपी। सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी क्यों हारी, आपकी जीत के क्या फैक्टर रहे, किन फैक्टर ने जितवाया, और निर्दलीय के जीतने के क्या मायने हैं। हालांकि 3 निर्दलीय केवल जीते हैं, क्या झाड़ू साफ कर पाएगी कूड़े का पहाड़, बहुत बड़ा सवाल। दिल्ली में बीजेपी से क्यों नाराज हैं हिंदू वोटर्स, और आखिर क्यों हारी बीजेपी। हिंदू वोटर्स नाराज हैं, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है बीजेपी के हारने का, क्योंकि बीजेपी की जो सीटें हैं उन क्षेत्र में कम हुए हैं जहां पर हिंदू वोटर्स ज्यादा थे। चाहते अगर एक मुश्त वोट हिंदू मिलकर के देते तो शायद बीजेपी जीत जाती, लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा हुआ नहीं। हिंदू वोटर की नाराजगी, और खासतौर पर दिल्ली में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पे जो रिएक्शन, जो जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हिंदू नाराज भी चल रहे थे। इस पर भी, यह भी एक फैक्टर रहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे, और संदीप जी जैसा कि बता रहे थे कि मिलकर के काम करना है, और बड़े दिल से केजरीवाल ने यह कहा कि सब कोई हमारे पार्षद 250 के 250 जो पार्षद है उनके साथ मिलकर के काम करना है। संजीव जी, क्या ये मजबूरी भी है केजरीवाल की, क्योंकि अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो दिल्ली में काम नहीं कर पाएंगे। एलजी की बात आपने कही, एलजी की मंजूरी हर एक काम के लिए जरूरी है, और दूसरी बात, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे वो एमसीडी हो चाहे दिल्ली सरकार हो, जो 211 आईएएस ऑफिसर और 80 से 100 जो आईपीएस ऑफिसर हैं, वो सारे के सारे आपके अंडर में नहीं आते हैं। आप उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली के हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है, और कोई भी विभाग में अगर काम आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उन अधिकारियों पर निर्भरता बनी रहेगी। क्या शायद इसी चीज को भांपते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा है, क्योंकि वो भी अधिकारी रहे, वो चीजों को समझते हैं, इसीलिए पहले दिन से ही उन्होंने अपने तरीके से हथियार डाल दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं मुकेश भाई। देखिए, ये जिम्मेदारी, हिस्सेदारी और साझेदारी
की बात है, ये समझदारी की बात है। जिम्मेदारी इसमें मोदी जी भी यही रहते हैं, राष्ट्रपति भी यही रहते हैं, एलजी साहब भी यही रहते हैं, तमाम कैबिनेट, हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री भी यही रहती है। और उससे भी बड़ी बात कि तमाम देशों के राजदूत भी हमारे यहाँ रहते हैं। हमें सबको ये जवाब देना होगा, सब मिलकर काम करेंगे तभी दुनिया को दिखा पाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी सबसे अच्छी, सबसे चमकदार है। ये कोई मजबूरी नहीं है, लोकतंत्र में आमंत्रण करना कोई मजबूरी नहीं है। लोकतंत्र में खरीद लेना, लोटस ऑपरेशन लोटस चलाना, ये मजबूर करना मजबूरी है। अभी अभी जो खुले बाहों से आमंत्रण है, खुले दिल से आमंत्रण है, ये एक समझदारी की नींव है। अगर इस नींव को चलते हुए बीजेपी आगे बढ़ती है। ये सवाल संदीप जी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो काम आप पिछली बार दिल्ली सरकार में नहीं कर पाते थे उसके लिए एलजी के सर पे ठीकरा फोड़ते थे, बीजेपी के सर पे ठीकरा फोड़ते थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए केंद्र सरकार पे फोड़ते थे। तो बहुत ज़्यादा कोई स्थिति बदली नहीं है। अगर आप अगर एमसीडी में रहेंगे तो भी कामकाज के लिए निर्भरता वही रहेगी आपकी। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जो है भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन जहां पर है अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो कोई बहुत ज़्यादा जो है बीजेपी घबरा नहीं रही। और शायद यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि मेयर हमारा हो सकता है। मैं अनुरुद्ध जी से इस पर रिएक्शन चाहूँगा। अनुरुद्ध जी, क्या ये बीजेपी इस बार सहयोग करेगी आम आदमी पार्टी का काम काज करने में? किसी भी तरीके का कोई रुकावट तो पैदा नहीं करेंगे आप लोग? या इसको थोड़ा सा दूसरा रूप दे दिया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने इनडायरेक्टली आप लोगों के लिए एक मैसेज दे दिया है जनता को कि देखिए काम हम करना चाहते हैं, आपने हमें चुन लिया है, लेकिन अभी भी मसला वहीं फंसेगा जो हम कह रहे थे। काम किए तो हमारे क्रेडिट हम लेंगे, नहीं हुआ तो भाई डिसक्रेडिट जो है वो बीजेपी के सर पे जाए। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी की आवाज नहीं है। जी जी केजरीवाल सरकार का हमेशा सहयोग किया है और किसी भी प्रकार की शायद कतोही केंद्रीय सरकार की तरफ से नहीं बरती गई। अभी भाई साहब आम आदमी पार्टी को बोल रहे थे कि समझदारी की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गए, मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं। करोड़ों रुपया का बकाया रहा एक सरकार पर, अगर वो पैसा इन्होंने नहीं दिया, वो समझदारी कहां चली गई थी? तब हम मिलजुल कर बात करने की बात कर रहे हैं, वो समझदारी उस समय नहीं थी। आज समझदारी की बात कर रहे हैं, आज के समझदारी की और लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये लोग जो हैं कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी इनकी सरकार बन रही है, मैं अभिनंदन दे रहा हूं, ये अच्छा काम करें। और जो इन्होंने गारंटियां दी हैं 10 गारंटी केजरीवाल जी ने, मैं पूछूंगा कितनी गारंटी इन्होंने। आप लोग काम करने देंगे या नहीं देंगे उनको? सवाल तो ये था ना कि आप लोग काम करने देंगे या नहीं देंगे। हमने हमेशा काम करने दिया है। हमने हमेशा स्वास्थ्य योजनाओं के लिए मोदी जी ने ढेरों रुपया दिया स्टेट सरकार को, लेकिन इन्होंने ये पैसा ठीक प्रकार से एमसीडी में नहीं पहुंचाया। समस्या कहां खड़ी हुई? समस्या यहां खड़ी हुई क्योंकि इनकी आदत जो है वो मिलजुल कर काम करने की नहीं है। हमारा सहयोग रहेगा, हमेशा रहा है। इन्होंने पैसे नहीं पहुंचाए, लेकिन फिर भी राकेश जी से एक बार राय इस पे लेते हैं। राकेश जी, लेकिन एक बार जो जैसे कह रहे हैं अनिरुद्ध जी कि पैसा जरूर पहुंचाया गया, फिर भी इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी जनता ने आम आदमी पार्टी पर ही विश्वास जताया। ये भी देखिए एक बड़ा प्रश्न है। राकेश जी के पास, मुकेश जी प्लीज। राकेश जी, क्या आपको लगता है जी जो कारण है वोट परसेंटेज कम हुआ है, विवाह शादियों का मौसम था, वो मैं आप नहीं गुनाऊंगा क्योंकि परिणाम आ चुका है। ठीक है। अब तो देखिए हार तो हार होती है, किसी भी वजह से हो, कितने भी वोट से हो। मैं प्रामाणिकता से स्वीकार कर रहा हूँ इस हार को, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कोई हमारी शर्मनाक हार नहीं है। ठीक है, हार तो हार है और उसको शर्मनाक नहीं है। तो एक ही पार्टी जीतती है, इसीलिए एक हारती है दूसरी पार्टी, और दूसरी की आपके आज कांग्रेस भी हारी है, लेकिन बेचारी बोलने की स्थिति में नहीं है। हमारे बारे में बीजेपी साफ हो जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, बहुत बुरी तरह से हारेगी, 20 सीट में नहीं आएगी, ऐसी स्थिति नहीं है। चलिए, आप इस बात से खुश है कि आप बुरी तरीके से नहीं हारे हैं, खुश रहिए आप, अच्छी बात है। कुछ भी खुश रहने के लिए कोई भी बहाना अगर है तो उसको अपना लेना चाहिए। ठीक है, नहीं रहते, हम चिंतन करते हैं, फिर खड़े होते हैं। हम तो खड़े हो गए। माननीय मोदी जी आए अहमदाबाद से, चुनावी बैठक ले ली, अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं कर्नाटक के, तेलंगाना के। हम तो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम हार से सबक लेते हैं, हम तैयारी करते हैं। फिर कल भी तो रिजल्ट आना है अनुरुद्ध जी, कल भी तो रिजल्ट आना है, तो कल आप लोग खुश हो लीजिएगा। हौसला नहीं हारते हैं। नहीं बोले, कल भी तो रिजल्ट आना है, हिमाचल प्रदेश का आना है, गुजरात का आना है, तब देखते हैं जो कौन खुश होता है, अनुरुद्ध जी खुश होते हैं या संदीप जी खुश होते हैं। ये तो अब जो परिणाम आएगा। हाँ बिल्कुल, तो जनता की आवाज भगवान की आवाज है, स्वीकार करेंगे हम। जी राकेश जी,
राकेश जी, आपने दोनों को सुना और दोनों में एक चीज जरा तय कर दीजिए, दोनों ही लोग बीमार और बीमारी दोनों को पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए? कौन पकड़ पाया बीमार को और कौन पकड़ पाया बीमारी को इस एमसीडी चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल होते हैं उनके अपने अपने विचार और विचारधारा होते हैं, अपने अपने निहित स्वार्थ होते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी है, विनोबा भावे कहते थे कि चुनाव के हम लोग एक खेलते हैं, मतलब एक जिस तरीके से चेस एक खेला जाता है, तो विनोबा भावे जैसे राजनीतिज्ञ भी ये कह चुके हैं कि चुनाव के अंदर जो है सो हम एक अपने विचारों को लेके खेलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, यानी कि मतभेद जो होते हैं उनको हम मनभेद के रूप में नहीं बनाए। और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है, चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मेरी हार नहीं हुई है, और आपके स्टूडियो से भी मैं सहमत नहीं हूं। डिफीट इज डिफीट। यदि किसी व्यक्ति ने हार किया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हार किया है, चाहे वो लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हो, चाहे एक से हो, क्योंकि डिफीट हो चुकी है। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, यहाँ पे आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी दिया गया है। और यही बात है कि जब आपने डिफीट किया तो फिर उसका मंथन आप आगे के चुनाव के लिए करें, कल के लिए करें, परसों के लिए करें। और सबसे बड़ी बात है, बीमार और बीमारी की बात है, तो मैं ये मानता हूं कि किसी को भी ये श्रेय विशेष रूप से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अभी भी उनके पास जो है तो बहुत कुछ करना बाकी है। और पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने क्या क्या किया है, ये सब जनता के सामने समक्ष है। और क्या होने वाला है, बिल्कुल राकेश जी, और हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि हार तो हार है, चाहे वो एक वोट से हो या चाहे वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो। जैसा कि आपने कहा, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि नहीं आप कम वोट से हारे हैं तो आप हारे हुए नहीं माने जाएंगे। लेकिन एक सवाल मैं तीनों पैनलिस्ट से कहूंगा, लेकिन संदीप मिश्रा जी से मेरा यह सवाल है कि क्या आपको लगता है दिल्ली का जो मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बुनावट अगर कहें आप, तो जिस तरीके का है दिल्ली का जो कंस्ट्रक्शन है, क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार का रहना यहाँ पे जरूरी है? क्योंकि राज्य सरकार की कोई भूमिका वो इस तरीके की महत्वपूर्ण नहीं लगती है जिसके कारण जो है दिल्ली का विकास रुक जाए या दिल्ली में कोई काम नहीं हो। अगर राज्य सरकार यहाँ पर, क्योंकि एमसीडी अगर काम करे, एक शहर की अथॉरिटी के रूप में शहर एमसीडी काम करे और बाकी केंद्र सरकार काम करे जिस तरीके से यूटी में काम करती है, तो सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली में सरकार जो है, जो चुन करके जो 70 विधायक आते हैं, ये एक बेकार की कवायद है, खर्चा है, टाइम का ये है, और एक झूठ मूठ का आप कहें जो कि पॉलिटिकल राइवलरी बनती है। अगर एमसीडी रहे और सीधा केंद्र सरकार रहे तो भी उतना ही काम होगा जितना कि बिना सरकार के साथ हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस स्ट्रक्चर में दिल्ली सरकार का होना कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता या इसके बिना काम चल सकता है? मैं पहले संदीप जी से पूछूंगा। बिना काम नहीं चल सकता। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होते तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं होता, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होते नहीं वो बात आप समझे नहीं है। ये मोहल्ला क्लिनिक जो है, मोहल्ला क्लिनिक राज्य सरकार बना सकती है तो एमसीडी भी बना सकती है। अगर दिल्ली सरकार एमसीडी भी बना सकती है, मोहल्ला क्लिनिक केंद्र भी बना सकती है। योजना के इंप्लीमेंटेशन की बात है अगर। मुकेश भाई, हाँ, गुजरात में कितने मोहल्ला क्लिनिक बने, यूपी में कितने मोहल्ला क्लिनिक बने, असम में, बंगाल में कितने बने? नहीं बने ना। नहीं आप बात नहीं समझे, आप बात नहीं, ये तो आपका विजन है, ये तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या मुख्यमंत्री का विजन है, सरकार का विजन है, वो कोई बनाती है कोई नहीं बनाती है। मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के संवैधानिक तौर पे राज्य का रहना कितना जरूरी है। अगर राज्य नहीं भी होती दिल्ली तो भी मोहल्ला क्लिनिक बन सकती है ना। मुझे गुजरात में कोई अगर चाहे बनाने के लिए तो बना सकती है ना। फुल राज्य है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि फुल राज्य तो नहीं है, फुल राज्य नहीं है। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर जब है ही नहीं, पुलिस आपके पास है ही नहीं, आपके पास फाइनेंस है ही नहीं, तो फिर आप लेकर के राज्य कर क्या रहे हैं? करप्शन का ही अड्डा होता है ना इस तरीके के राज्य। इसलिए एमसीडी में पूरे काम करो, शहर की सारी जो अथॉरिटी है, गली नाली व्यवस्था, पार्क, लाइट, स्ट्रीट, ये सारी चीजें एमसीडी करती हैं। तो दिल्ली सरकार के पास अप्रासंगिक है दिल्ली का सरकार का होना। मुकेश भाई, ये बात सिर्फ दिल्ली पे नहीं, यूपी पे, बंगाल पे, कहीं पे भी लागू हो सकती है कि राष्ट्रपति नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर क्या, अब लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जो फुल स्टेट है उसके पास लॉ एंड ऑर्डर है ना, जो फुल स्टेट है लॉ एंड ऑर्डर उसके पास है ना। आपके पास तो वो नहीं है, पुलिसिंग तो नहीं है आपके पास। आप क्या है, आपके यहाँ कुछ अगर गलत हुआ तो आप केंद्र सरकार को दोषी ठहरा दोगे। आपके यहाँ फाइलें नहीं पास होगी, बोली भाई केजरीवाल ने काम करना चाहा लेकिन एलजी ने रोक दिया। जहां आपके पास पूरी अथॉरिटी हो आप वहां राज्य चलाइए ना। पंजाब में चलाइए, पंजाब में, मैं वही कह रहा हूं।
सर आपका सवाल समझ लिया, मेरे जवाब सुन लीजिए। हाँ। 10 सेकंड 15 सेकंड विनम्रता से सुन लीजिए। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि कहा तो बीजेपी का एजेंडा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, क्यों नहीं अपने पूर्ण राज्य के सपने को पूरा करते हैं? क्यों नहीं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाते? क्यों नहीं हमें पुलिस दे देते? क्यों नहीं हमें नौकरी दे देते? क्यों नहीं हमें जमीन दे देते? देना चाहिए ना, दिल्ली को दिल्ली का हक देना चाहिए, दिल्ली को दिल्ली वासियों का हक देना चाहिए। पूर्ण राज्य दे करके हम कल एम्बेसडर को भी रोक देगी सर, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, बोले भैया अभी एमसीडी ने दिल्ली बंद कर रखा है। भाई पूरे विश्व की, देश की राजधानी है, पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं, आप ही कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि चूंकि देश की राजधानी है, विश्व के सारे लोग, सारे एम्बेसडर यहाँ पे रहते हैं, राष्ट्रपति भवन यहाँ पे है, प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, सारे जो बड़े ऑफिसेज हैं यहाँ पे हैं, तो इसलिए इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूटी के अंडर में ही होना चाहिए। ज्यादा जिम्मेदारी मतलब ज्यादा हाथ चाहिए ना, या हाथ काट लेंगे? ज्यादा काम करना तो ज्यादा हाथ होना चाहिए। नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ये चीजें बिगड़ती है, और इसका खामियाजा जो है देश को भुगतना पड़ता है। अगर आप दिल्ली का इंप्रेशन खराब करेंगे तो विदेश में भारत की इमेज खराब होगी, ना कि दिल्ली की। भाई आपका नैरेटिव है, देश तो गदगद है। हम पंजाब जीत रहे, कल हम राष्ट्रीय पार्टी होने जा रहे हैं। 10 साल की बनी हुई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन रही है, ऐतिहासिक कदम होने जा रहा है। नहीं, उसके लिए बधाई आपको, उसके लिए बधाई। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा सवाल केवल आपको नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार है इसीलिए आप दिल पे ले रहे हैं इसको। मगर बीजेपी की सरकार होती तो भी मैं यही सवाल पूछता। मैं अनुरुद्ध जी से यही सवाल है मेरा। मदन लाल खुराना जी का वादा था साहब कि हम पूर्ण राज्य बनाएंगे दिल्ली को। ये स्वर्गीय मदन लाल, मैं वही कह रहा हूँ कि जरूरत नहीं है राज्य बनाने की। मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, यूटी रहे तो ज्यादा अच्छा है, लोगों को भी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। इन सब जो बेकार के पॉलिटिक्स से दिल्ली की जनता को, क्योंकि दिल्ली पूरा देश है, पूरे देश की जनता यहाँ पे रहती है। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसका जवाब नहीं हो सकता। दिल्ली को उसका हक मिलना चाहिए, चुने हुए मुख्यमंत्री को उसका हक मिलना चाहिए। दिल्ली को लॉ एंड ऑर्डर उसके मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को संविधान जितना अधिकार देती है उतना अधिकार तो है ही उनके पास। अनिरुद्ध जी, मैं इसी पे आपके जवाब या आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा इसी सवाल पे। अभी व्यक्तिगत मत है जिसको मैं समझता हूँ कि पार्टी के मत से या कोई उस मत से ना जोड़ा जाए। जी जी। दिल्ली में पहले महानगर परिषद हुआ करती थी और हाँ। दिल्ली में एमसीडी हुआ करती थी, जब स्टेट नहीं था दिल्ली। बिल्कुल। तो दिल्ली में इतने काम हुए उस समय। मल्होत्रा जी थे, मल्होत्रा जी थे, साहनी जी थे। इन्होंने जो दिल्ली का विकास किया, जो उस समय पुल बनाए, कनॉट प्लेस का विकास किया और गांव-गांव तक शिविर पहुंचाए, ऐसा नहीं है, उस समय इतना काम हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्न आपका वैसे जायज है कि सरकार की आवश्यकता है या ये नहीं है। ये प्रश्न है आज उठ रहा है ये प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल। खुराना जी ने कोई काम नहीं किया अनिरुद्ध जी, खुराना जी के होने से कोई फायदा नहीं हुआ, साहिब सिंह वर्मा के होने से कोई फायदा नहीं हुआ, इन्हें आपने नकार दिया। फिर आप इसे पॉलिटिकल बना रहे हैं संदीप जी, में पॉलिटिकल सवाल नहीं है ये। जिस प्रकार से केजरीवाल जी की भूमिका रही, जिस प्रकार से केजरीवाल जी की भूमिका रही, वास्तव में वो बड़ी नहीं है। इन्होंने जिस प्रकार से व्यवहार एक मुख्यमंत्री के व्यवहार किसी ने नहीं किया। बिल्कुल समय की कमी है, वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। मैं आखिरी कमेंट इसी सवाल पे, आखिरी कमेंट राकेश जी के पास। राकेश जी जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है उसके लिए उनको बधाई है, और साथ में बीजेपी को भी बधाई है, क्योंकि इतनी सारे एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी उन्होंने वोटर को रखा है, अपने साथ संरक्षित किया है। कैडर बेस्ड, उनकी आइडियोलॉजी बेस्ड जो उनके मतदाता हैं उनके पास अभी है 104 अभी बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आने वाले टाइम में अपने यहाँ उनको ब्रेनस्टॉर्म करें, उनके यहाँ चिंतन करें, ताकि जो 2024 के जो चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्थानीय चुनाव के गर्भ से भी भारतीय लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि कहने को ये स्थानीय चुनाव है लेकिन राष्ट्रीय महत्व रखने वाले चुनाव है, क्योंकि ये दिल्ली का चुनाव है। और इसीलिए मुकेश जी ने जो प्रश्न पूछा था, जब हम दिल्ली की बात करते हैं मतलब देश की राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, हम देश की राष्ट्रीय दिल की बात करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में काम होना चाहिए। मुकेश जी 10 सेकंड में। बिल्कुल काम होना चाहिए। और एक चीज लावनी, बार बार इशारा हो रहा है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करें, लेकिन
जीत गई है एमसीडी में आम आदमी पार्टी, और उसको उनको बधाई भी, क्योंकि जीत होती है। लेकिन जो चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने है वो रहेगी, और आने वाले 5 सालों तक इन चुनौती से उनको निपटना होगा, क्योंकि काम इन्हें करना होगा, और काम करने का ठीकरा जो है वो दूसरे पे नहीं फोड़ना होगा, क्योंकि उसी से इंप्रेशन खराब होता है। क्योंकि आप अभी भी जो अब दिल्ली सरकार जो भी काम कर रही है वो तो अच्छा कर रही है, तो बोल रही है कि मैंने किया, जो नहीं कर पा रही है करीब केंद्र ने करने नहीं दिया, तो ये स्थिति आगे भी रहेगी। एमसीडी में भी अगर ये काम नहीं कर, क्योंकि अभी भी परिस्थिति पॉलिटिकली भले ही बदल गई हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी तक स्थिति वही है, तंत्र भी नहीं बदला है। और इसलिए अगर आम आदमी पार्टी काम नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं से अपने लिए एक गेटवे खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल मिलकर काम करने की बात करें, लेकिन देखिए इतना तो तय जरूर है कि आम आदमी पार्टी को चुन लिया है जनता ने, तो आम आदमी पार्टी को उसी चुनी हुई जनता द्वारा जिस तरह से उन्हें चुना गया है उस जनादेश का मान रखते हुए काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब आपको आते जाते कूड़े का ढेर जल्दी खत्म हो जाए, इससे उम्मीद हो जाए। और मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि साथ लेके, क्योंकि उनको पता है कि बिना केंद्र के साथ के काम हम ना तो दिल्ली में कर पाएंगे ना ही एमसीडी में कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले भाषण में इस बात का जिक्र कर दिया, और एक तरीके से है इशारा भी कर दिया कि हम काम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी आप समझ लीजिए। चलिए, बिल्कुल अभी बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।